अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला इंडियन मिराज 2000 और SU-30 MKI की जो कोलिजन हुई थी 28 जनवरी को, उसकी रिपोर्ट अब मंजर-ए-आम पर आई है। उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन भी एक लॉलीपॉप से कम नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक न्यू तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है। इसका एनालिसिस है, इस पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा जो सेकंड चैनल है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, उसके बारे में ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हम ऐसे टॉपिक्स को वहाँ डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता। पहले टॉपिक की बात कर लें तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इंडियन एयरफोर्स का SU-30 MKI और इंडियन नंबर 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सिस का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में कोलाइड कर गए थे, और ये मिड एयर कोलिजन हुई थी 28 जनवरी को। इस कोलिजन में मोरिना का ये इलाका था, मध्य प्रदेश का, और यहाँ ये दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। ये सेंट्रल इनकी जो एयर कमांड है उसके तहत मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जारी थी और उस दौरान ये वाक़या पेश आया। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया था, और उसकी कोड ऑफ इंक्वायरी की जो अब रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोड ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं वो कंप्लीट तो हो चुकी हैं, लेकिन उसमें बताया ये गया है कि अभी उसकी मज़ीद इंक्वायरी की जाएगी और फिर इसकी पूरी रिपोर्ट आगे पेश की जाएगी हुकाम को। यानी कि कोड ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं बताया गया कि ये बेसिकली हुआ क्या था, ये हादसा पेश क्यों आया था। यहाँ मैं बताता चलूँ कि SU-30 MKI के जो पायलट्स थे वो इजेक्ट करने में कामयाब रहे थे, लेकिन जो मिराज 2000 के पायलट थे जिनका नाम हनुमंत राव सराथे था, वो इस एक्सीडेंट में जामवर ना हो सके थे और जाँ बहक हो गए थे। ये इंडियन एयरफोर्स का वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट था जो हमने देखा, और 28 जनवरी को ये एक एक्सरसाइज के दौरान दोनों फाइटर जेट्स आपस में टकरा गए थे, जबकि उस दौरान ये फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो थर्ड पायलट इनके साथ फॉर्मेशन में उड़ा था, जो थर्ड मिराज 2000 में उड़ा था, उसे एज अ की विटनेस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है कि उसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो इन दोनों जहाज़ों के साथ उड़ रहा था। अब ज़ाहिरी बात है, इस चीज़ को देखा जाए तो ये ह्यूमन एरर हमें नज़र आता है, क्योंकि इस तरह लो स्पीड पर अगर मैनूवर नहीं कर रहे थे, फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, तो हो सकता है ये ह्यूमन एरर हो और किसी वजह से या पायलट की गलती की वजह से जहाज़ आपस में टकरा गए और ये हादसा पेश आया। थोड़े से स्टैटिस्टिकल वे में बात कर लें तो 13 SU-30 MKI 2001 से लेकर अब तक क्रैश हो चुकी हैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में। इन 13 SU-30 MKI के क्रैशेस में से 12 तो ज़माना अमन में यानी कि नॉर्मल मेल फंक्शन की वजह से क्रैश हुए, जबकि एक एयरक्राफ्ट हमने 27 फरवरी को इंडिया का शूट डाउन किया था। सो टोटल 13 SU-30 MKI अब तक क्रैश या तबाह हुए हैं। इनमें से 12 इंडिया मानता है, लेकिन जो 27 फरवरी वाला वाक़या था जिसमें हमने एक SU-30 शूट डाउन किया, उसको इंडियन साइड नहीं मानती। सो वो एक डिस्प्यूटेड केस है। बहरहाल यहाँ एक देखने वाली चीज़ ये है कि फाइंडिंग्स के बारे में कह दिया गया है। इसे इंडियन न्यूज़ एजेंसी द हिंदू ने भी रिपोर्ट कर दिया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, लेकिन मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि अभी सब कुछ नामुकम्मल है। अब इस पर मज़ीद फाइंडिंग्स होंगी, उसके बाद गवर्नमेंट के हक्काम को ये चीज़ बताई जाएगी। इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि फिर इस खबर को निकालने का फ़ायदा ही क्या था, अगर आपने फाइंडिंग्स मुकम्मल करके भी यही कहना है कि फाइंडिंग मुकम्मल नहीं है। यहाँ इंडियन साइड इस चीज़ को कवर करने की भी कोशिश कर रही है कि पिछले सालों की निस्बत इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का क्रैश रेट नीचे आया है, लेकिन ये कोई बहुत कंसीडरेबल रेंज नहीं है। हमने SU-30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का क्रैश देखा है इस साल के शुरू में जनवरी में, जबकि पिछले साल MiG-21 क्रैश हुआ है। उसके अलावा नेवल MiG-29 का क्रैश हम देख चुके हैं, और जो MiG-21 क्रैश हुआ था वो एक ट्रेनर वर्जन था और दोनों पायलट्स अपनी जान नहीं बचा सके थे। उसी वजह से श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर जो मौजूद स्क्वाड्रन था MiG-21 का, उसे सबसे पहले रिटायर किया गया था। दूसरे टॉपिक की बात कर लें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के वर्टिकल स्टेबलाइज़र की एक तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है। इस नई तस्वीर को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम या रडार वार्निंग रिसीवर्स को देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी मार्किंग को देखा जाए तो 22-30X, और जो अगला हिस्सा है उसको ब्लर किया गया है। 22 का मतलब है कि ये 2022 में जहाज़ बना, 3 का मतलब है कि ये ब्लॉक 3 है, और आगे जो नंबर ब्लर किया गया है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर को ज़ाहिर करता है, जो कि यहाँ नहीं दिखाया गया। यहाँ देखने वाली बात ये है
कि इस पर जो टेल आर्ट बनी हुई है वो नंबर 16 स्क्वाड्रन की है, जिसका नाम ब्लैक पैंथर्स है। इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि JF-17 थंडर की इंडक्शन मार्च में हो जाएगी, यानी कि अब कुछ दिन ही रह गए हैं इसकी इंडक्शन में। और पहला स्क्वाड्रन जो इक्विप किया जाएगा वो नंबर 16 स्क्वाड्रन होगा, जो कि हमारी पेशावर एयरबेस पर तैनात होता है। पेशावर एयरबेस पर मौजूद ये स्क्वाड्रन हमारी नॉर्दर्न कमांड में आता है, जो इसका काम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और LOC के एरियाज़ को कवर करना होता है। ना सिर्फ LOC के एरिया को बल्कि अफगानिस्तान वाली साइड पर नज़र रखना भी इसी स्क्वाड्रन का काम है। इससे इस स्क्वाड्रन में मौजूद जो पुराने ब्लॉक 2 जहाज़ मौजूद हैं उनको हम मूव कर देंगे किसी दूसरी स्क्वाड्रन की तरफ, और हो सकता है हम अपना एक स्क्वाड्रन F7 का रिटायर करके उनकी जगह JF-17 थंडर्स ले आएँ। इससे पहले जो इनिशियल मालूमात थी कि नंबर 17 स्क्वाड्रन में JF-17 थंडर्स को लेकर आया जाएगा, जिनका नाम टाइगर्स है। सो अब पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान बदला है। पाकिस्तान ने नंबर 16 स्क्वाड्रन को री-इक्विप करने का फैसला किया है और पुराने ब्लॉक 2 जो पहले ही नंबर 16 स्क्वाड्रन का हिस्सा है उन्हें किसी दूसरे स्क्वाड्रन की तरफ मूव कर दिया जाएगा और उस स्क्वाड्रन के पुराने जहाज़ों को रिटायर कर दिया जाएगा। सो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।